नमस्ते सर। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी होने जा रहा है और इसके लिए बहुत सारा डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ दो और चीजें हैं जो भारत में आगे बढ़ रही है। वो एक है नेचर डिस्ट्रक्शन और दूसरा मेंटल हेल्थ डिग्रेडेशन। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये तीनों के आपस में कोई कनेक्शन है? क्लाइमेट क्राइसिस की वजह से मेंटल हेल्थ में क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? ये मेरा सवाल। एक ही चीज़ तो है तीनों, जिसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हैं। वो ग्रोथ इन कंजम्पशन ही तो है ना। आप जब कह रहे हैं कि पीपीपी बेसिस पर हम दुनिया की तीसरी चौथी बड़ी इकोनॉमी हो रहे हैं, हालांकि पर कैपिटा लेंगे तो 100 से नीचे नंबर लगता है हमारा अभी भी। पर इस प्रश्न के लिए मान लेते हैं कि आर्थिक तरक्की हो रही है। तो आर्थिक तरक्की से हमारा आशय क्या होता है? जब भी हम बोलें इकोनॉमिक ग्रोथ तो मतलब क्या होता है? कंजम्पशन। और कंजम्पशन माने कार्बन। आप मुझे कोई कंजम्पशन बता दीजिए जो कार्बन इंटेंसिव नहीं है। अगर तरक्की की, वेलफेयर की हमारी परिभाषा ही कंजम्पशन है तो तरक्की का मतलब ही होगा तबाही। क्लाइमेट क्राइसिस कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। जो लोग यहाँ पहले से हमारे साथ हैं उनको पता होगा, जो आईआईटी कम्युनिटी से हैं उनको भी पता होना चाहिए। ये मास ऑब्लिटरेशन है। ये कोई माइनर इनकन्वीनियंस नहीं है कि थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा एसी एडजस्ट कर लेंगे। हम बात कर रहे हैं मास एक्सटिंक्शन ऑफ स्पीशीज की। और ये भी नहीं कि वो आगे होगा, वो पिछले 50 साल से शुरू हो चुका है। हम कई बार बोल चुके हैं कि हमने पिछले 50 साल में ही दुनिया की आधी से ज़्यादा स्पीशीज हमेशा के लिए मिटा दी हैं। और वो सब मैन मेड है, हमने करा है, अपने आप नहीं हुआ है, एंथ्रोपोजेनिक है। वो सारा कार्बन कहाँ से आ रहा है? वो सारा कार्बन कंजम्पशन से आ रहा है। तो जिसको आप इकोनॉमिक ग्रोथ बोलते हो, दैट विल डेफिनेटली रिजल्ट इन क्लाइमेट क्राइसिस। कोई ये बोल सकता है बट देयर कैन बी कंजम्पशन विदाउट कार्बन मीडिएटेड बाय टेक्नोलॉजी। आप मुझे बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसमें कंजम्पशन हो जाए पर कार्बन ना हो? बताओ कौन सी टेक्नोलॉजी है? हम जिसको ग्रीन एनर्जी बोलते हैं, हम जिसको रिसाइकलिंग बोलते हैं, उन सब के बारे में आप थोड़ा रिसर्च पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल नहीं है कि आप कंजम्पशन करो और फिर भी एमिशन ना हो। एक दो आपको उदाहरण देता हूं, आप बैठिए प्रतीक जी। 60 के दशक में दिल्ली की सड़कों पर एम्बेसडर और प्रीमियर पद्मिनी चलते थे, ठीक ठीक। और वो बहुत तरीके से पॉल्यूटिंग थे। उसमें से जो खराब वाली गैसेस होती हैं, NO2, SO2, CO2, ये सब भी खूब है। और साथ ही साथ जो सूट होता है, पार्टिकुलेट मैटर, वो भी खूब आ रहा था। आज के जो एमिशन लेवल्स हैं BS6 वगैरह, इससे कई गुना ज़्यादा एमिशन करती होगी तब की एम्बेसडर। करती होगी नहीं करती होगी? करती होगी, ठीक है। फिर हमने तरक्की की, हमने कहा देखो टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस करी है। आज का जो इंजन है वो उस समय के एम्बेसडर से कहीं कम पॉल्यूशन करता है ना। तो दिल्ली आज कम पॉल्यूटेड होगी। आज दिल्ली कम पॉल्यूटेड होगी क्योंकि BS6 वगैरह का हमने लगा रखा है। NGT ने बहुत सारी शर्तें लगा रखी हैं। दिल्ली आज कम पॉल्यूटेड है क्या? क्योंकि हम ये समझ नहीं रहे हैं कि ह्यूमन ग्रीड ऐसी है कि आप चीज़ को जितना ज़्यादा नीचे लेके जाओगे इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजिकल एफिशिएंसी, उसका कंजम्पशन कई गुना तो बढ़ जाएगा ना। पर व्हीकल एमिशन अगर 50% भी गिरा और नंबर ऑफ व्हीकल्स 500% बढ़ गए तो नेट एमिशन क्या हुआ? और हम खुश होते रहते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गए हैं, एमिशंस कम हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल को जब उसकी एंटायर लाइफ साइकिल पर देखो तो पता चलता है कि द गेन्स आर आइदर नॉमिनल और निगेटिव।
सोलर पैनल्स होते हैं बड़े बड़े, हम बोलते हैं द क्लीनेस्ट एनर्जी इज सोलर। और ये हमने कभी देखा ही नहीं कि ये जो इतने बड़े बड़े सोलर पैनल बनेंगे, इनकी रिसाइकलिंग कैसे होगी। कांच होता है वो, क्या करोगे उसका। कुल मिला के बात यह है कि तुम्हारी जो एनर्जी एपेटाइट है वो तुम जिस भी तरीके से पूरी करोगे वो तरीका पॉल्यूटिंग ही होगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरीज का क्या करने वाले हो। और जब आप कहते हो कि एक व्हीकल बन रहा है, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही हो, तो उसके प्रोडक्शन में जो कार्बन एमिशन होता है, कोल, आयरन, स्टील, ये तो हम समझते ही हैं ना। या ये भी नहीं होता इलेक्ट्रिक व्हीकल में। लेकिन हम खुद को धोखा देने में महारत हासिल करें, मास्टर्स एट सेल्फ डिसेप्शन। हम खुद को बताते हैं that the problem of climate change is a technological problem. It is not a technological problem. There can be no technological solution to the problem of climate change. It is not a problem. It's a disaster. It's a disaster we are in middle of. And there can be no technological solution. It's a problem of human ignorance and greed. And that's where it has to be addressed. बार बार बोल रहा हूं कि क्लाइमेट क्राइसिस का सिर्फ स्पिरिचुअल सॉल्यूशन हो सकता है, टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन नहीं हो सकता। यह बात हमें नहीं समझ में आ रही। हम सोच रहे हैं नहीं बेहतर टेक्नोलॉजी ले आ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप जो भी टेक्नोलॉजी ला रहे हो उसका एंड टू एंड इवैल्यूएशन करो तो पता चलेगा वो और ज्यादा बुरी है। और वो इवैल्यूएशंस हो चुके हैं, वो सारा नॉलेज पब्लिक डोमेन में है। प्रॉब्लम ये है कि जो हमारी फिलॉसफी ऑफ लाइफ है वो बहुत बुरी है। ये जो बाहर का क्लाइमेट हमें इतना खराब दिखाई दे रहा है उसकी वजह भीतर का क्लाइमेट है। और जब तक ये फिलॉसफी ऑफ लाइफ ठीक नहीं करी जाएगी हम खुद को बस बहाने देते रहेंगे, झुनझुने बजाते रहेंगे। कभी सोलर एनर्जी के नाम पर, कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के नाम पर, कभी विंड एनर्जी के नाम पर। समझ में आ रही बात ये। तो आपने जो तीन चीजें बोली, पहला इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा क्लाइमेट चेंज, तीसरा मेंटल हेल्थ। ये जो तीसरी चीज है ये भी क्या है, हमने कहा प्रॉब्लम यहां की है, भीतर का क्लाइमेट, यही मेंटल हेल्थ है। बाहर का जो क्लाइमेट खराब है और खराब होता ही जा रहा है, और भीतर का जो क्लाइमेट खराब होता जा रहा है, ये दोनों एक ही बात है। बाहर का क्लाइमेट खराब होता है तो आप उसको नाप लेते हो किस तरीके से कि साहब इतना हो गया, ppm CO2 इतना हो गया, या SPM लेवल्स इतने हो गए, 2.5 10 इतना हो गया, NO2 इतना हो गया, AQI इतना हो गया, या कि ग्लोबल सी लेवल्स इतने बढ़ गए। ये सब आप नाप लेते हो। भीतर जब होता है उसको भी आप नाप लेते हो। कैसे आप नाप लेते हो कि द इंसिडेंस ऑफ डिप्रेशन हैज इंक्रीज्ड इन दिस पॉपुलेशन सेगमेंट बाय सो मेनी %। नाप आप उसको भी लेते हो, नाप आप इसको भी लेते हो। जो चीज आप नहीं देख रहे हो वो ये है कि वो आंकड़ा और ये आंकड़ा कोरिलेटेड है। बाहर जो तबाही है और भीतर जो तबाही है ये दोनों एक हैं और एक ही जगह से आ रहे हैं, और इनका समाधान भी एक ही है, और इनका समाधान है राइट एजुकेशन। फ्रॉम दैट राइट एजुकेशन विल कम द राइट गवर्नमेंट्स एंड फ्रेम द राइट पॉलिसीज। हमारी ज़रूरत है सही शिक्षा जिसमें दुनिया के बारे में भी हमें पता हो क्या चल रहा है और भीतर के बारे में भी पता हो। दुनिया के बारे में तो फिर भी शिक्षा कुछ बता देती है, यहाँ क्या हो रहा है हमारी एजुकेशन हमें बताती ही नहीं है। चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, IIT हो, IIM हो, वॉर्टन हो, कहीं भी मुझे कोई कोर्स मिला नहीं जिसका नाम हो आई। दुनिया के बारे में बता दो, मैं कौन हूं ये मत बताओ तो वही होगा, बाहर भी बर्बादी भीतर भी बर्बादी। ये आई कोर्स चाहिए, और ये आई कोर्स लगातार हो, हर सेमेस्टर में हो। ये एक कॉन्टिन्यूटी है, ये एक स्ट्रीम है जो बहती ही रहे, और सिर्फ कॉलेज में नहीं, ये स्कूल से शुरू होना चाहिए। हम समझ रहे हैं इस बात को। ये अजीब लगता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमें कोई बड़े सॉल्यूशंस मिलें,
हम कहते हैं बड़ी समिट्स होनी चाहिए, पेरिस वाली होनी चाहिए, COPs होने चाहिए, उसके बाद कुछ इसमें से एक टेरिफिक सॉल्यूशन निकलेगा। साहब, इसका जो एक सॉल्यूशन है वो वही है, वो भले ही आपको बड़ा साधारण ऑर्डिनरी लगता हो, इसका सॉल्यूशन सिर्फ राइट एजुकेशन है। दिस प्रॉब्लम इज अराइजिंग फ्रॉम द माइंड ऑफ मैन एंड दैट्स वेयर इट हैज़ टू बी एड्रेस्ड। ये टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम्स नहीं हैं। मुझे आचार्य जी, मैं एक स्टूडेंट की तरफ से आपसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ। आपने जैसे कहा अभी हम नौकरी की चिंता ना करें, ग्रीन कार्ड की चिंता ना करें, लाइफस्टाइल की चिंता ना करें, है ना? तो वास्तव में व्हाट शुड वी डू? बिकॉज दीज ऑल थिंग्स आर द पार्ट ऑफ द लाइफ। तो करे क्या, कैसे इनसे भागे? थैंक यू। बड़ी चिंता करें अबाउट द सेंटर ऑफ लाइफ, अबाउट लाइफ इटसेल्फ। आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये पॉसिबल पार्ट्स ऑफ लाइफ हैं, पॉसिबल पार्ट्स ऑफ लाइफ हैं। मैं पार्ट ऑफ लाइफ की चिंता करूं या जो उसका सेंटर ही है उसकी? बिल्कुल आप चिंता कर लीजिए कि आपके पास पैसा है कि नहीं, उदाहरण के लिए। पर यह तो बताइए आपके पास उस पैसे के लिए काम क्या है? वो सेंटर ऑफ लाइफ है ना, कि मैं किसके लिए जी रहा हूं। ये चीज अगर ठीक होगी, किसके लिए जी रहा हूं, फिर उसके लिए पैसा अगर इकट्ठा करना है तो करो। पर सेंटर तो पता ही नहीं है कि किसके लिए पैसा चाहिए। पैसा बहुत चाहिए तो करोगे क्या? कुछ नहीं करोगे, वही करोगे जो हर कोई करता है, फूकता है, उड़ाता है, कंजम्पशन है, जिससे कुछ मिलता नहीं है, जिससे सिर्फ एक भीतर चाहत बची रह जाती है कि और कर लूं तो शायद कुछ हो जाए। ये जितनी बातें हैं जिंदगी की, मैं किसी साधु सन्यासी की तरह आपको उनको छोड़ने को नहीं बोल रहा हूं कि ग्रीन कार्ड छोड़ दो, पासपोर्ट छोड़ दो, पैसा छोड़ दो, नौकरी छोड़ दो, परिवार छोड़ दो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं। मैं बोल रहा हूं तुम्हें जो कुछ भी चाहिए, क्यों चाहिए, किसके लिए चाहिए, ये पता करो। फॉर वॉट? सब कुछ एक रिसोर्स है, उसका करोगे क्या? ये अपना भाई बैठा है पीछे छोटा, ठीक है? क्या नाम है तुम्हारा? दक्ष। अब दक्ष को मैं बोलूं कि मैं तुझे आईफोन दे रहा हूं, दक्ष की मम्मी है यहां पे, दक्ष के पापा हैं, तो दक्ष के पापा तुरंत क्या बोलेंगे? करेगा क्या? दिक्कत यह है कि हमारा ना बड़े पापा से संबंध थोड़ा हल्का बैठ गया है। तो जब हम बोलते हैं कि हमें आईफोन चाहिए तो कोई पूछने वाला नहीं होता कि करेगा क्या। और यकीन मानिए, कोई आपसे पूछ लेना करेगा क्या, आपके पास कोई अच्छा जवाब होगा नहीं। यहां पर शायद सैकड़ों लोग होंगे, एक रिलेटिवली एलीट ऑडियंस है, जो आईफोन रखते होंगे। मैं पूछूं सच सच बताना, ऐसा क्या है जो इसमें हो सकता है और साधारण फोन में नहीं? आपके पास जवाब होगा नहीं, कोई बहाना होगा, नहीं ये है, नहीं वो है, ऐसा है, वैसा है, समथिंग समथिंग। कोई सही, कोई अच्छा जवाब होगा नहीं। नहीं मना करा जा रहा कि आप 2 लाख वाला फोन मत लो, पूछा जा रहा है इसका। और जिस दिन जिंदगी में कोई माकूल वजह मिल जाए, उस दिन 10 लाख वाला खरीदो, कौन रोक रहा है? पर वजह है क्या? वजह जब आएगी ना तो नचाएगी। वजह ये नहीं कहेगी कि अभी पता नहीं चल रहा है। सरदर्द होता है तो कैसे पता चलता है? इश्क होता है तो कैसे पता चलता है? पता चल जाता है, वो नचा देती है चीज। कैंसर होता है तो कैसे पता चलता है? वो नचा देती है चीज। जिंदगी में जब वो चीज आ जाए, फिर वो कुछ करवाए तो करो। कुछ करने को नहीं है इसलिए जॉब कर रहे हैं। क्या हुआ भाई, तूने क्यों शादी कर ली? और क्या करता? नहीं, ये जवाब है, ये जवाब है। यहां जितने शादीशुदा लोग बैठे हैं, दिल पे हाथ रख के बोलें, कोई वजह थी? मुझे शादी ब्याह से कोई समस्या नहीं है, खूब करो, 3 करो, 5 करो।
मैं पूछ रहा हूं क्यों करो, कोई वजह तो बता दो। एक बता रहा है कि वो 3 BHK में रहता था, 3 लोग थे हम, 2 की हो गई, भूत घूमते हैं घर में, और तीनों का किराया भी मुझे देना पड़ता है। वो दोनों तो निकल गए, तो मैंने भी कर ली। एक बोले नहीं मैं नहीं करूंगी, तो छोटी बहन वो लाइन में पीछे है ना, उसकी कैसे होगी। तो मैंने पहले कर ली क्योंकि उसका बॉयफ्रेंड जल्दी कर रहा था। छोटी बहन का बॉयफ्रेंड जल्दी कर रहा था क्योंकि छोटी बहन ने बोला हुआ था शादी से पहले सेक्स नहीं हो सकता, तो बॉयफ्रेंड बोल रहा था फिर शादी ही कर लेते हैं, तो इसके लिए बड़ी बहन ने शादी कर ली। ये है, ऐसा ही है, और कुछ नहीं होता। हमारे पास कोई हायर रीजंस नहीं होते जिंदगी के बड़े निर्णयों के भी। और इसलिए मैं ये जो ऑर्डिनरी लाइफ होती है इसको बहुत कंटेम्प्ट की दृष्टि से देखता हूं। तुम जिंदगी के बड़े से बड़े काम करते हो छोटे से छोटे कारणों से। इतना बड़ा तुमने फैसला कर लिया, ये क्यों पैदा किया? एक तो था पहले से, दूसरा नहीं वो एक दिन बोल रहा था आई एम सो लोनली, तो तुमने दूसरा पैदा कर दिया। ये रीजन है, ये वजह है, हम इसको लॉजिक बोलते हैं। सही वजह हो तो पहाड़ तोड़ डालो, आसमान पे चढ़ जाओ, नदी में डूब जाओ, कुछ भी करो, असंभव को करके दिखा दो। उसके पीछे कोई सही कारण तो हो। ऐसी जिंदगी जिसमें बड़े से बड़े काम के पीछे कारण छोटे से छोटा भी नहीं है, इस जिंदगी को क्या बोलें? जेई की तैयारी क्यों कर रहे हो? क्योंकि सब अच्छे बच्चे यही करते हैं। ये क्या वजह है? ये वजह मेरी भी थी, इसलिए मैं जानता हूं वजह ये होती है। 10वीं में बोर्ड टॉप कर दिया तो अब क्या करोगे? अच्छे बच्चे, ये सन 95 की बात है, सारे अच्छे बच्चे आईआईटी जाते हैं। ठीक, मेरे पास एक और थी, मेरे घर एक किताब आती थी कॉम्पिटिशन सक्सेस रिव्यू, उसमें सारे आईएएस टॉपर्स के इंटरव्यू होते थे, और सारे आईएएस टॉपर्स 70% उनमें से वो आईआईटीएन होते थे। मैंने कहा आईएएस बनना है तो आईआईटी अच्छा जगह है। तो जेई इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यूपीएससी लिखना है 4 साल बाद। ये कोई वजह है? पर ऐसी ही वजह होती है हमारे पास। पर मुझे समय रहते थोड़ा होश आया, मैंने कहा इन वजहों पे तो जिंदगी नहीं चलाऊंगा ना। अब ये सब मिल भी गया है तो भी सिर्फ इसलिए इसको नहीं ढोऊंगा कि मिल गया है। कोई चीज व्यर्थ में अगर मिल भी गई हो तो क्या इसलिए उसको लेकर के फिरता रहूं क्योंकि मिल गई है? मिल गई होगी, मैंने नहीं मांगी, अब दिख रहा है कि मेरे लिए नहीं है तो नहीं है तो नहीं है। जब भी पता चले कि जिंदगी बेवजह है, पूछो अपने आप से अगर जिंदगी ही बेवजह है तो बचा क्या रहा हूं? थोड़ा अपने लिए तो कम से कम कुछ लालच होना चाहिए ना। बहुत समझ के बोल रहा हूं शब्द लालच, और सब चीजों के तुम लालच कर देते हैं, जिंदगी का लालच नहीं करते। जिंदगी यूं ही व्यर्थ बहती जाए। हम पारंपरिक अध्यात्म की बात नहीं कर रहे हैं कि नियम है कि ये त्याग दो, वो त्याग दो, ये कर दो, बिल्कुल एकदम एक कपड़े में घूमो और जमीन पर बैठ के खाओ और भूसे पे सो जाओ। हम वो नहीं बात कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं तुम चांद पे चढ़ जाओ, लेकिन उसके लिए सही वजह ढूंढ के लाओ। और अगर सही वजह नहीं है तो 1 इंच भी मत हिलो ना। केमिकल हो क्या, या लाश हो कि किसी ने धक्का दिया चल पड़े, या खड़े थे पीछे से वो फूफी आई बोली शादी कर लो तो कर ली। क्यों, कौन, ये सब सवाल बहुत जरूरी होने चाहिए, बहुत बहुत जरूरी होने चाहिए। और जिसकी जिंदगी में ये सवाल जरूरी नहीं है वो जी ही नहीं रहा। ये सवाल कुछ ऐसा नहीं कि जो बेचारे अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको ही पूछने की लग्जरी नहीं होती। जो प्रिविलेज्ड क्लास है वो भी कहां पूछती है, कहां कुछ।
क्यों घुसे थे आईटी में? क्योंकि साहब सब घुसते हैं। अब उसके बाद कह रहे हैं कि अब म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता है पर म्यूज़िक में जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ ना। तो माने इंजीनियर होना गुलामी हो गई। हम समझते हैं कि इंजीनियर होना तो लिबरेशन होना चाहिए। आपके पास कोई अच्छी चीज़ आई है, उसका तो एक लिबरेटिंग इफेक्ट होना चाहिए ना। उसकी जगह आप बोल रहे हैं मैं नहीं जा सकता म्यूजिक में। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ। लोग मुझसे इल्ज़ाम की तरह कहते हैं यही सब करना था तो 3-3 सीटें क्यों खराब करी? आईटी, आईएएम, यूपीएससी क्यों खराब करी? कॉन्शियसनेस इज चॉइस। जिसके पास चॉइस नहीं है वो जिंदा नहीं है, वो अनकॉन्शियस है, वो डेड है। आप जो छोटे बड़े कोई भी निर्णय लेते हैं, क्या वो सचमुच आपकी चॉइस से आ रहे हैं या फिजिकल और सोशल और रिलीजियस कंपल्शन से आ रहे हैं? प्रणाम आचार्य जी। मेरा प्रश्न नज़रिए को लेके है। जनरली हमें बचपन से सिखाया गया है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, नज़रिया होता है देखने का। इस केस में जनरली हम इस चीज़ की समझ कैसे लाएं कि कोई चीज़ सही है या गलत है? उदाहरण के तौर पे महाभारत में अगर हम कौरवों की तरफ से देखें तो पांडव गलत थे, बट पांडवों की साइड से देखें तो कौरव गलत थे। तो वो नज़रिया या वो पर्सपेक्टिव कैसे डेवलप किया जाए जिससे कि हमें किसी चीज़ की परख हो पाए क्या सही है और क्या गलत है? अपने लिए हर कोई सही होता है। आपको कभी कोई आदमी नहीं मिलेगा जो बोले कि मैं जो अभी कर रहा हूँ वो गलत है। अगर वो कहेगा भी कि मैं जो अभी कर रहा हूँ वो गलत है, तो कहेगा मैं गलत कर रहा हूँ और गलत करना ही सही है। कहेगा मैं गलत कर रहा हूँ और गलत करना ही सही है। हर आदमी अपनी नज़र में वही कर रहा है जो उसके देखे सही है। तो ये नहीं देखना होता कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है कि गलत है। सही ही लग रहा होगा। देखना ये होता है कि कहाँ से मेरा कर्म आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। सही है गलत है इस चक्कर में मत पड़ो। जहाँ से भी आ रहा है पकड़ा जा सकता है कहाँ से आ रहा है। अभी अभी किसी सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित हुआ। हमारे समय में तो प्रिंट आउट्स लगते थे, अभी भी वही होता है। अब तो सीधे आ जाता होगा लैपटॉप्स पे। और आपने देखा और आप 7.8 पर हो और वो बगल वाला था वो आपके नोट्स उठा के ले जाता था, वो 8.1 पर है। और ये देखते ही कुछ हुआ शरीर में, पल्स रेट भी बढ़ गया, आंखें थोड़ा जलने लग गईं। भाई पूरे सेमेस्टर का नतीजा आया है ये। तो आप क्या देख नहीं सकते हो कि ये क्या हो रहा है? और ठीक तभी वो जिसका 8.1 आ गया है आपके ही नोट्स पढ़ पढ़ के आपके कमरे में आता है और बोलता है, अब क्या बोलते हो उसको कैंटीन को? हमारे समय केएल बोलते थे उसको, चेंज हो गया है तो कैंटीन मान लीजिए। और तभी वो आपके कमरे में आता है और बोलता है कैंटीन चल रहा है, और आप बोलते हैं नहीं तू जा। ये वो मौका है, हर मौका होता है, बट एक उदाहरण के तौर पे बोलो, ये वो मौका जब आप देख सकते हो आपके शब्द कहाँ से आए। आपके शब्द उस स्क्रीन से आए जहाँ 7.8 और 8.1 लिखा हुआ है। अगर वहाँ 7.8, 8.1 नहीं लिखा होता तो ये शब्द भी नहीं आता। अब आपने अपने हिसाब से तो सब सही ही करा होगा, तो ये मत पूछिए कि सही है गलत है, ये पूछिए कहाँ से है, कहाँ से है। उस स्क्रीन में कुछ देखा, उससे ये रिएक्शन आया, और उस स्क्रीन से देख के अगर ये रिएक्शन आया है तो मैं तो केमिकल हो गया। और अगर मैं केमिकल हूँ तो फिर डिग्निटी या चॉइस ऐसा शब्द तो मेरी ज़िंदगी में हो नहीं सकता ना। किसी केमिकल के पास चॉइस होता है, किसी केमिकल कोई डिग्निटी होती है, किसी केमिकल की ज़िंदगी में प्रेम हो सकता है। अगर मैं सिर्फ रिएक्ट कर रहा हूँ देन हु एम आई टू लव? मैं रिएक्ट कर सकता हूँ, लेकिन फिर मुझे ये हक छोड़ना पड़ेगा कि मैं जीवन में कभी भी बोध, प्रेम, गरिमा, चुनाव, निर्णय, इन शब्दों का इस्तेमाल करूं। छोड़ दो इन शब्दों को,
अगर रिएक्शन ही देना है तो छोड़ दो, फिर कभी मत कहना किसी से आई लव यू। फिर कभी कोई पूछे तो मत बोल देना यस आई अंडरस्टैंड, क्योंकि अगर आप केमिकल हो, केमिकल्स नाइदर लव नॉर अंडरस्टैंड। समझ में आ रही है बात? सही गलत हटाओ, ये तो बहुत सारे रिलेटिव फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस होते हैं, उसमें सब बदल जाता है। ऑस्ट्रेलिया इंडिया का फाइनल हुआ, जो हुआ वो ऑस्ट्रेलिया में बहुत अच्छा था और भारत में बहुत बुरा था। अब ये तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की बात हो गई, इससे नहीं कुछ पता चलता। ये कोई बात नहीं है। तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम जो कर रहे हो उसका स्रोत क्या है, कहां से उठ रहा है तुम्हारा शब्द, तुम्हारा कर्म, तुम्हारा विचार। और ये जानना बहुत आसान है, क्योंकि जो हो रहा है आप ही के अंदर हो रहा है। आपके अंदर हो रहा है तो आप नहीं जानोगे तो कौन जानेगा? कौन जानेगा? आप क्लास में बैठे हुए हो, आपके इधर कोई बैठा हुआ है, उसने कहा भाई पहने क्या? सुना भी नहीं। इधर भी एक व्यक्ति बैठा हुआ है, उसने कहा मे आई बोरो योर पेन, और था भी नहीं तब भी कहीं से आविष्कृत कर लाए, क्योंकि वो जो था वो थी। तो दिख नहीं रहा है कि ये जो एक्शन है कहां से आ रहा है, हार्मोनल है। तुमने कुछ नहीं करा, भीतर कोई पॉलीमर था उसने कुछ करा। तो अगर पॉलीमर ने कुछ करा तो तुम अपने आप को जिंदा क्यों बोल रहे हो? कोई पॉलीमर नहीं बोलेगा आई एम अलाइव, मैं जीवित हूं। इस शब्द का प्रयोग बिल्कुल छोड़ दो। अगर एक केमिकल की तरह रिएक्ट ही कर रहे हो तो केमिकल तो कुछ बोलते नहीं। केमिकल को तो राइट टू वोट भी नहीं होता, तुम क्यों जा रहे हो वोट देने? ये ऐसा होता है? सोडियम क्लोराइड लगा हुआ है लाइन में और पोटेशियम आयोडाइड को बोल रहा है भाई भाई हम दोनों एक ही हैं, तू छोटा मैं बड़ा। ऐसा होता है? तो एक हॉस्टल में सब हैलोजन ही हैलोजन हो तो उसको हॉस्टल बोलूं या पीरियोडिक टेबल? लाइन से सब एक के बाद एक है। इनका तो नाम भी नहीं होना चाहिए, इनको एटॉमिक वेट से बुलाओ, उसी में इनकी इंडिविजुअलिटी है। पता नहीं उसमें भी आइसोटोप होते हैं ऊपर नीचे कुछ। समझ में आ रही है बात? तो क्या सही है? जिसको तुम जानते हो वो सही है। क्या गलत है? जो बेहोशी में हो रहा है वो गलत है। ऐसे जाना जाता है क्या सही क्या गलत। जिसका पता लग गया कि कहां से हो रहा है वो सही ही है, उसके बाद उसका अंजाम क्या है ये नहीं देखते। ये भी नहीं देखते कि क्या हो रहा है। अगर होश से हो रहा है तो जो हो रहा है वो भी ठीक है, उसका अंजाम भी ठीक है। बेहोशी से हो रहा है तो कितना भी अच्छा लगे और समाज भी उसे कितना ही सही बोले, चाहे धर्म भी उसको स्वीकृति दे, वो गलत ही होगा क्योंकि बेहोशी से हो रहा है। चेतना, कॉन्शियसनेस, होश, जानना, नोइंग, अंडरस्टैंडिंग, अटेंशन, ध्यान, ये सब एक ही जगह के शब्द है। समझ में आ रही है? मतलब आचार्य जी अगर आत्मज्ञान हो गया तो कोई भी कर्म, आत्मज्ञान हो गया कुछ डिग्री नहीं होती है। हो गया माने क्या होता है? अभी बोल रहे हो तो आत्मज्ञान नहीं था ना, तभी तो ऐसी बात बोल गए। जो कुछ भी हो रहा है उसको लगातार जानना होता है। जैसे कि तुम किसी नदी किनारे बैठे हो और नदी बह रही है, उसमें से कभी कोई तिनका बह सकता है, उसमें से कभी कोई मेढक बहता हुआ जा रहा है, उसमें कभी कोई लहर दिख गई, कभी कोई बुलबुला दिख गया। कब तुम कह सकते हो कि मैंने नदी देख ली? कब कह सकते हो? कभी भी नहीं कह सकते, क्योंकि नदी सतत है। वैसे ही हम भी एक नदी की तरह हैं, एक स्ट्रीम है। उस स्ट्रीम का लगातार ऑब्जर्वर रहना होता है, पता रहे कि क्या हो रहा है। स्ट्रीम अपना काम कर रही है, मेरा काम है जानना क्या हो रहा है। चुपचाप कोने में बैठकर बिना दखलंदाजी किए, बिना हस्तक्षेप के, बिना पानी में उंगली करे, मुझे पता सब कुछ होता है कि चल क्या रहा है। आ रही बात समझ में? जिसको पता है कि क्या चल रहा है उसका कुछ गलत चलेगा नहीं।